अक्टूबर साल 2017 जब नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार एक एक्सोमून की खोज की। एक्सोमून यानी एक्स्ट्रा सोलर मून, यानी एक नेचुरल सैटेलाइट जो कि एक एक्सोप्लैनेट को ऑर्बिट करता है। एक्सोप्लैनेट्स या एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स उन प्लैनेट्स को कहा जाता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन एक्सोप्लैनेट्स को खोजना कोई आसान काम नहीं है। एक तारे की चमक इतनी अधिक होती है कि उसकी रोशनी उसके चारों ओर चक्कर काटने वाले ग्रहों को देखने ही नहीं देती, और ये ग्रह उसकी चमक के आगे नजर नहीं आते। या सरल भाषा में कहें कि रोशनी के कारण इन्हें देख पाना लगभग असंभव सा होता है, परंतु नामुमकिन नहीं। हमारे पास ऐसे बहुत से टेलीस्कोप्स हैं जो कि इन ग्रहों को देखने और खोजने में हमारे खगोलविदों की मदद करते हैं। एक्सोप्लैनेट्स और अन्य दूर स्थित पिंडों को खोजने के बहुत से तरीके होते हैं जो कि अलग अलग स्थानों पर उपयोग किए जाते हैं, परंतु जो सबसे प्रसिद्ध तरीका है जिसे अधिकांश जगहों पर उपयोग लिया जाता है वो है ट्रांजिट फोटोमेट्री। यदि आप मेरी वीडियोज को पहले से ही देखते आ रहे हो तो आप इस मेथड के बारे में ज़रूर जानते होंगे, और यदि आप नहीं जानते तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इसे देखने के बाद आप इस मेथड को पूरी तरह समझ जाएंगे। लेकिन ये तो बात रही दिखाई देने वाले पिंडों को खोजने की, परंतु अब आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि आखिर हम उन पिंडों को कैसे खोज पाते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते, जैसे ब्लैक होल्स। आखिर कैसे हमने बिना देखे ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में बसे ब्लैक होल जिसका नाम है सैजिटेरियस ए को खोजा है। और केवल हमारी गैलेक्सी का ही ब्लैक होल नहीं, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों ने बिना देखे ही हजारों ब्लैक होल्स की खोज की है। परंतु कैसे? यदि आप भी इसके बारे में जानने को उत्सुक हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। 27 नवंबर साल 1783 वैज्ञानिक जॉन मिशेल के द्वारा ब्लैक होल के आइडिया को सबसे पहले सबके सामने रखा गया था। जॉन मिशेल ही वो पहले व्यक्ति थे जिनके दिमाग में सबसे पहले ब्लैक होल का आइडिया आया था, और तब उन्होंने इसका नाम रखा था डार्क स्टार्स। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट या प्रकाश का कणिका सिद्धांत में न्यूटन ने बताया था कि लाइट असल में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि एक सीधे लाइन में चलते हैं। और इसी सिद्धांत के बदौलत मिशेल के दिमाग में एक विचार आया कि जब स्टार्स के ग्रेविटेशनल पुल के कारण लाइट के पार्टिकल धीमे हो जाते हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सितारे का ग्रेविटेशनल पुल इतना अधिक हो कि उसकी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी अधिक हो जाए, और यदि ऐसा हुआ तो तारे की रोशनी बाहर आ ही नहीं पाएगी और तारा हमारे लिए अदृश्य हो जाएगा। उन्होंने अपनी कैलकुलेशन के जरिए यह पाया कि ऐसा संभव हो सकता है यदि वो सितारा हमारे सूरज से 500 गुना बड़ा हो तो। लेकिन हम जानते हैं कि यह सिद्धांत गलत है, लेकिन मिशेल के डार्क स्टार्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही साबित हुआ। ब्लैक होल्स ऐसे ही डार्क स्टार्स होते हैं जिनकी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी अधिक होती है। इसके बाद साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में यह बताया कि ग्रेविटी लाइट के मोशन में इफेक्ट डालती है, यानी लाइट के पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण धीमे हो जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी के आने के कुछ महीनों बाद ही जर्मन भौतिक शास्त्री कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, जो कि आइंस्टाइन की इसी थ्योरी की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस के जरिए यह पाया कि अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र मौजूद हो सकता है जो कि हमें दिखाई ना देता हो, या एक ऐसा पिंड जिसकी ग्रेविटी लाइट को भी अपने से बाहर ना जाने देती हो, परंतु उस ऑब्जेक्ट को देख पाना हमारे लिए असंभव सा होगा। लेकिन अब भी वैज्ञानिक ब्लैक होल्स को एक कल्पना ही मानते थे, तब तक जब तक साल 1930 के दशक में अमेरिका के एक रेडियो इंजीनियर कार्ल जेंस्की ने रेडियो एंटीना को डिजाइन नहीं किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य दूर अथवा नज़दीक के सभी वेव्स और सिग्नल्स को कैच करना था, जो कि लगभग 20 से 25
मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति को कैच कर सकता था। कार्ल जेंस्के ने इस रेडियो एंटीना के ऊपर तकरीबन 3 से 4 महीने काम किया और इन 3 से 4 महीनों में जो डेटा इकट्ठा हुआ उसका अध्ययन करने के बाद उन्होंने उस डेटा या सिग्नल्स को 3 भागों में बांटा। पहला, नज़दीकी थंडर स्टॉर्म या तूफानी बादलों की गरज। दूसरा, दूर के थंडर स्टॉर्म या तूफानी बादलों की गरज। और तीसरा, अज्ञात मूल के स्रोत का एक अजीब सा फुफकार। कार्ल जेंस्के ने पाया कि ये सिग्नल्स एक दिन में केवल एक ही बार देखे गए थे, जिसके कारण उन्हें लगा कि ये मध्यम से सिग्नल्स हमारे सूरज के विकिरणों से आ रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने यह नोटिस किया कि ये सिग्नल्स सूरज से नहीं बल्कि उसके पीछे से आ रहे हैं, जो कि प्रत्येक दिन में 23 घंटे और 56 मिनट के अंतराल में दोहराए जाते हैं। और इन सिग्नल्स को कार्ल जेंस्के ने नाम दिया स्टार नॉइस। साथ में उन्होंने यह भी पता लगा लिया कि ये सिग्नल्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से आ रहे थे, या लगभग यूं कहें कि ये सिग्नल्स वहां मौजूद एक नक्षत्र जिसका नाम है सैजिटेरियस वहां से आ रहे थे। और यह उस समय की बेहद ही बड़ी खोज थी। परंतु उस समय स्टार नॉइस के नामकरण पर और उनकी इस खोज पर किसी ने खासा ध्यान नहीं दिया था, जिसका मुख्य कारण था उनका एस्ट्रोनॉमर ना होना। जी हाँ, वे एक एस्ट्रोनॉमर नहीं थे, जिसके कारण यह खोज आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन समय बीता और हमारी रेडियो एस्ट्रोनॉमी और भी ज़्यादा विकसित हुई। हमने कई नई तरह तरह की रेडियोज डिस्कवरीज की, जिनकी बदौलत हमारे ब्रह्मांड को देखने का नज़रिया बदलने लगा। क्योंकि आगे की खोजों में हमें उसी दिशा में जिस दिशा से कार्ल जेंस्के को अजीब से फुफकार के सिग्नल्स प्राप्त हो रहे थे, वहाँ पर एक अजीब सा रेडियो स्रोत मिला और वहीं से हमें बहुत ही शक्तिशाली रेडियो वेव्स इमिट होते हुए मिले। अब यहाँ पर दो बार एक ही जैसे रेडियो वेव्स मिलना और वो भी एक ही जगह से, यह कोई संयोग नहीं हो सकता। और इसी कारण हमारे खगोलविदों ने माना कि वहाँ पर कुछ तो है जो कि बेहद ही शक्तिशाली है और वो बेहद ही अधिक मात्रा में और बहुत तेजी से रेडियो वेव्स को अपने से बाहर निकाल रहा था। लेकिन हम अब भी उस रहस्यमयी चीज से अनजान थे, क्योंकि हम उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाए थे। और उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए थे कुछ ऐसे शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप्स जो सीधे ही उसके रहस्य का पर्दाफाश कर सकें। 13 फरवरी साल 1974 हमारे 2 खगोलविद वैज्ञानिक, जिनके नाम है ब्रूस बेलिक और रॉबर्ट ब्राउन, ने लगातार 4 साल तक सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की पढ़ाई के बाद उन्होंने वहां पर एक बेहद ही चमकीली चीज की खोज की। जब उन्होंने इस चमकीली चीज की खोज की तब उन्होंने पाया कि यह जो भी है वो बेहद ही शक्तिशाली है और बेहद ही अधिक मात्रा में रेडियो वेव्स को इमिट कर रहा था। इसकी और अधिक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने यह सोचा कि शायद यह वही रेडियो सोर्स है जहां से हमें ये सारे सिग्नल्स मिले थे। और यहीं अनजाने में ही उनसे खोज हुआ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में बसे ब्लैक होल का, जिसका नाम रखा गया सैजिटेरियस ए स्टार। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यहाँ तक इसकी खोज अनजाने में ही हुई थी और वैज्ञानिक पूरी तरह श्योर भी नहीं थे कि यह एक ब्लैक होल ही था। परंतु यह अनुमान तब तक था जब तक कि अक्टूबर साल 2002 को एक भौतिक वैज्ञानिक, जिनका नाम था सर रेनहार्ड गेंजल, ने एक सितारा जिसका नाम है S2 स्टार, उसके मोशन की रिपोर्ट पेश की, जो कि उसी नक्षत्र और ब्लैक होल के नज़दीक ही मौजूद था। उनके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक S2 स्टार के नज़दीक ही एक स्टार क्लस्टर भी मौजूद है और उन स्टार्स की मूवमेंट में कुछ अजीब सी हरकत भी हो रही थी। बाद में जाकर जब उस क्लस्टर की बारीकी से पढ़ाई की गई तब हमें पता चला कि उस क्लस्टर में मौजूद सारे सितारे किसी बेहद ही रहस्यमयी चीज़ का चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें उसका प्रभाव दूर के सितारों पर कम और नज़दीक के सितारों पर ज़्यादा था। यह प्रभाव इतना ताकतवर था कि पूरा क्लस्टर उस रहस्यमयी चीज़ से बंध गया था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि उसका आकार महज 44 से 45 लाख किलोमीटर जितना ही था। परंतु आकार के विपरीत उसका द्रव्यमान आपको अचंभित कर देगा। वैज्ञानिक खोजों से पता चला कि यह मैस में करीब 40 लाख सूर्यों के मैस के बराबर है
और यकीन मानिए यह मैच बेहद ही ज़्यादा है। गेंजल्स रिपोर्ट में यह पूरी तरह से साफ हो गया कि यह मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि एक डार्क स्टार ही हो सकता है, या कहें तो एक ब्लैक होल। जब हमारे खगोलविदों ने शुरुआत में इस ब्लैक होल की पढ़ाई की तब उन्हें लगा कि यह ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में बसा हुआ है, लेकिन वे आगे जाकर गलत साबित हुए, क्योंकि बाद के अध्ययनों से हमें पता चला कि यह मिल्की वे के केंद्र में नहीं बल्कि यह खुद ही मिल्की वे गैलेक्सी का केंद्र है। जी हाँ, आपने सही सुना, यही वो ब्लैक होल है जिसके चारों ओर वो S2 ऑर्बिट करने वाला क्लस्टर चक्कर लगा रहा है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि हमारी पूरी मिल्की वे भी इसी ब्लैक होल का चक्कर काटती है। और आप यहाँ पर माने या ना माने, लेकिन हमारा सूरज भी 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसी ब्लैक होल के करीब जा रहा है। अब यहाँ तक इतना वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हम डायरेक्टली किसी ब्लैक होल की तस्वीर नहीं ले सकते और ना ही उसकी खोज कर सकते हैं। एक ब्लैक होल को खोजने में हमारा साथ देती है उस ब्लैक होल के नज़दीक होने वाली अजीबोगरीब हलचल, और इसी हलचल के कारण ही हम भी अपने ब्लैक होल की खोज करने में सफल हुए। इस हलचल में उसके आसपास के सभी पिंड उसका बेहद ही तेजी से चक्कर काटते हुए उसके अंदर समा जाते हैं। तो ये कहानी थी हमारे ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार की, जिसकी खोज सचमुच हमारे खगोलविदों के लिए काबिले तारीफ थी। तो उन एस्ट्रोनॉमर्स की काबिलियत के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और आगे भी ऐसी ही वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ साथ में इस नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।